धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो थोड़ा सा बाजार के मूड माहौल पर और डायरेक्शन पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। आपके फंड हाउस का क्या व्यू है इस वक्त बाजार को लेकर? थिंक धीरे धीरे बाजार स्टेबल हो रहा है क्योंकि हर हफ्ते के जो बैड न्यूज का क्वांटिटी है वो काफी हद तक आते गया है पिछले 3-4 महीनों में, और वो सबको मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और ग्रेजुअली हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेडी है। मार्केट का मूड अनस्टेडी है, और वो तो नेचर ऑफ मार्केट है कि वो 2 साल पहले बहुत ज्यादा तेजी में चला गया था फॉर द सेम इकोनॉमिक मूड। और फिलहाल फिर से फॉर द सेम इकोनॉमिक मूड वो पेंडुलम हिल के दूसरी तरफ चला गया था। तो आई थिंक मार्केट अपना काम कर रहा है और इकोनॉमी अपना काम कर रही है। धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है हमें। ऑटो सेल्स, सीमेंट सेल्स, पावर डिमांड, रियल एस्टेट डिमांड, ये सब सेगमेंट्स में अगर आप देखोगे तो स्टेडी स्टेट ग्रोथ हो रहा है, विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ स्टेडी इकोनॉमी। और दो जो सबसे बड़े सेक्टर है हमारे इंडेक्स में, एक है बैंक, वो अभी भी मूव नहीं हो रहे हैं फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाजार थोड़ा टाइम लगा रही है बैंक्स को टर्न देने में। और दूसरा एक सेक्टर है जो अभी छोटा हो गया है, पहले बहुत बड़ा था बट मार्क टू मार्केट की वजह से काफी छोटा हो गया है, वो है टेक्नोलॉजी। वहां पे अभी भी कंफ्यूजन है दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टरों का कि सॉफ्टवेयर में पैसा लगाना चाहिए या सॉफ्टवेयर के प्रॉफिट पूल्स एआई वाली कंपनीज में चले जाएंगे। तो ये डिबेट दोनों तरफ चल रहा है। तो टेक स्टॉक्स में अभी भी स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन हमारा ये व्यू है कि इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। और और जनरली इकोनॉमी का काम ही होता है 2-3 साल ठीक चले, 1-2 साल स्लो हो जाती है, फिर से ठीक चलती है, और इस तरह से अपनी गाड़ी आगे चलते रहती है। तो एकदम आपने सही तरीके से एनालिसिस भी किया। अब भाई इस तरह की सिचुएशन में जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उन्हें क्या अप्रोच रखनी चाहिए? अगर उन्हें अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाना हो तो क्या वो ज़्यादा ठीक रहेगा, और यदि हाँ तो फिर किस तरह से निवेश करें? एक्चुअली अनिल जी, आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में हर एसेट क्लास ने वो मैच के अंदर आके अपना काम कर लिया है। 2023, 24, 25 में 2023-24 में इंडियन स्टॉक्स ने अपना काम किया। फिर 24 और 25 और फर्स्ट हाफ ऑफ 26 में ग्लोबल स्टॉक्स ने अपना काम किया। फिर हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर ने आके स्लॉग ओवर्स में आके बहुत सारी सेंचुरीज मार दी। और अब बचा है फिक्स्ड इनकम। अब फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहे हैं काफी समय से, दुनिया भर में तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में रेट्स हैव रिमेन्ड स्टेबल एट अराउंड 7%, एंड धीरे धीरे वहां पे भी वी हैव सीन मॉडरेशन, रेट्स थोड़े नीचे आए हैं। तो मेरा मानना है कि हर एसेट क्लास अपने जर्नी में कहीं पे बीच में है। कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कोई ज्यादा बबल फेज में नहीं है, सब कुछ बीच में है। तो इन्वेस्टर को इस समय पे अपना जो गोल है उसको क्या गेम खेलना है, उसको T20 खेलना है या टेस्ट मैच खेलना है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो मिक्स बनाना चाहिए। पर्सनली मुझे हमेशा इस तरह के बीच वाले बाजार में हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट फंड्स अच्छे लगते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी से पैसा बनता है। हमने देखा है लॉन्ग टर्म में 12-13% रिटर्न उतार चढ़ाव के बाद, तेजी मंदी के बाद हमारे बाजार ने 30 साल से दिया है। लेकिन बीच बीच में जब 2-3 साल का जीरो रिटर्न आता है, इन्वेस्टर घबरा जाते हैं या अपना कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो ऐसे समय पे, गलत समय पे मार्केट को छोड़ के ओवरऑल कंपाउंडिंग ब्रेक करने से बेहतर है 13% के बजाय अगर आप 10-11% वाला एसेट क्लास ले लो, विच इज अ डाइवर्सिफाइड हाइब्रिड मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, कैन बी वन वे। सो इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है आप कौन हो, मोर देन मैं कौन हूं, और आपके रिस्क एपिटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से आप चूज कीजिए। लेस देन 3 ईयर 5 ईयर मनी हाइब्रिड फंड्स, 5 साल से ज्यादा पैसा है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। ये बहुत सिंपल रूल है एट एनी पॉइंट इन टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। तो बेहतर है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में पैसा लगाएं, और ताकि आपको हर एक एसेट क्लास में अच्छा एक्सपोजर मिले। और अगर किसी को इक्विटी फंड्स में पैसा लगाना हो तो किस तरह के फंड्स इस तरह के बाजार के मूड माहौल में ज़्यादा सूटेबल आपको दिखते हैं? तो अनिल जी, हमें जनरली 2-2.5 साल से लग रहा है कि मिड और स्मॉल कैप महंगे हो गए हैं। बिकॉज आप देखोगे ना, पिछले 3 साल में जितना भी मार्केट में फंड रेजिंग हुआ है, 70-80% वो सेगमेंट में हुआ है जहां पे प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है या QIP आया है। तो एक बाजू प्रोमोटर खुद अपना एक्सपोजर कम कर रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर भर भर के अगर स्मॉल और मिड कैप्स खरीद रहे हैं बिना वैल्यूएशन या क्वालिटी या साइकिल को ध्यान में रख के, तो वो एक एरिया ऑफ रिस्क है। सो हियर माय आंसर इज नॉट बाय सेइंग कि कहाँ डालना चाहिए, कहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मिड और स्मॉल कैप में जहाँ पे क्वालिटी कंपनी की अगर अच्छी ना हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए।
बेहतर रहेगा कि आप अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को चूज कीजिए, बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आज भी आप देखेंगे पूरे बाजार में 3 साल में जो बड़े मेगा कैप्स है वहां पे पैसा नहीं बना है, वहां से आउटफ्लो हुआ है, या तो थोड़ा बहुत एफआई का हुआ है या इंडियन इन्वेस्टर्स का हुआ है, और जो मिड और स्मॉल है वो फिर से ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। जो इंडियन मार्केट में ग्लोबली संकेत नेगेटिव होने की वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिले, क्योंकि जो 23,800 का था लेवल, उसका ट्रैप बिल्कुल हो चुका है और चीज़ें भी अब जो है धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुकी हैं। चीज़ें पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि ग्लोबली संकेत पॉजिटिव हो गए हैं, ग्लोबली संकेत अभी भी नेगेटिव है। बस युद्ध की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से ही क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली है। अब या तो हो सकता है कि ये क्रूड ऑयल में गिरावट होना एक बड़ा ट्रैप साबित हो, क्योंकि यदि फिर से ब्रेंट क्रूड के भाव में तेज़ी होती है, $100 के पार जाता है, तो इंडियन मार्केट की तरफ से वहाँ से बड़ी दिक्कतें बन सकती हैं। वरना यदि पॉजिटिविटी ऐसे ही रही तो फिर भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त उछाल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन इस बार यदि चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं तो ये उछाल छोटा उछाल नहीं होगा, ये उछाल बाज़ार को 27,000 30,000 वाला उछाल होगा। साथ में यदि एफआईएस की बाइंग हो जाती है तो एक सोने पे सुहागा हम कह सकते हैं, क्योंकि चीज़ें अब धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। एफआईएस की बिकवाली भी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोरिया के बाज़ारों में गिरावट है, चाइना और ताइवान के बाज़ारों में गिरावट है, तो जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है वहाँ से अब निकलता हुआ नज़र आ रहा है और वो ऐसा मार्केट देख रहे हैं जहाँ पे उनका पैसा बने। अब एफआईएस को ये मतलब नहीं है कि बाज़ार के लेवलों पे है। यदि मार्केट 25,000 27,000 के लेवलों पे भी होता और इंडियन मार्केट में उनको लगता है कि यहाँ प्रॉफिट बनेगा, तो वहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट दिखाई दे सकता था। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार के वैल्यूएशन अच्छे लेवलों पे हैं, चीज़ें भी धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। क्वार्टरली जो आंकड़े थे वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से अब लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एफआईएस की तरफ से दिखाई दे सकता है। यदि ऐसा होता है तो फिर एक अच्छा मौका भारतीय बाज़ारों में निवेश का रहेगा, क्योंकि निवेशकों के लिए अब काफ़ी अच्छा मौका ही है, क्योंकि निवेशकों का फिर दिमाग यही बोल रहा है कि इंडियन मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं बड़ा ट्रैप होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों में बाज़ार की स्थिति काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगी और तेज़ी बाज़ार में दिखाई दे सकती है। देखना होगा कि कैसे बाज़ार की स्थिति बदलती है। फिलहाल जो चीज़ें हैं वो नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अब पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट में जल्द ही दिखाई देगी। बाज़ार निफ्टी 24,200 250 की रेंज ऊपर की तरफ कल गैपअप के साथ भी निकल सकता है, ऐसे भी संकेत दिखाई दे सकते हैं यदि क्रूड ऑयल में और बड़ी गिरावट देखने को मिले तो। लेकिन यदि बाज़ार इस रेंज में फिर से फंसता है और रेंज का ब्रेकआउट होता है 250 का, तो आपको 500 और 800 तक के लेवल्स निफ्टी में 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन तो 23,600 का बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा, 23,800 का छोटा सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी भी अच्छे लेवलों पे है, फिलहाल 57,000 के ऊपर हैं, 57,350 500 पार होते ही आपको 58,000 की रेंज फिर से दिखाई देगी। नीचे की तरफ 56,500 और 56,000 एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ये करते हैं तो बड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मार्केट अच्छे स्थान पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।